Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to discuss Chemistry 9th, chapter number 1, Understanding 2 paper. It got 16 questions, that is 4 long and 12 short questions. Okay, first question is define matter and give example. In the book, definition is mentioned. Anything that has mass and occupies space is called matter. And in the example, you can write table, chair, and anything else. मैटर तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह से है कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई एक टेबल है, उसका कोई ना कोई वेट होता है, उसको हम जहाँ पे भी रखते हैं वो जगह घेरता है, ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर. या कोई भी चीज़ जिसका वजन हो और जो जगह घेरे. सेकेंड है विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द 0.8% एंड 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास. तो ये आपके पास आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 6 के ऊपर आएगा. पिंक बॉक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम जो है वो 0.8% बनाते हैं हमारे बॉडी मास का. बाकी कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैंगनीज जो है वो 0.2% ऑफ आवर बॉडी मास बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड. ठीक है, 3 चीज़ें हैं होंगी, इन सब में उन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है. कोका कोला जो है वो मिक्सचर है. पेट्रोलियम मिक्सचर, शुगर कंपाउंड, टेबल सॉल्ट कंपाउंड, ब्लड मिक्सचर, गन पाउडर मिक्सचर, यूरिन मिक्सचर, एल्यूमिनियम एलिमेंट, सिलिकॉन एलिमेंट, टिन एलिमेंट, लाइम कंपाउंड, आइसक्रीम मिक्सचर. ओके, नेक्स्ट डिफाइन एटॉमिक मास एंड व्हाई इज इट नीडेड. इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है. ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है. रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. इसका सिंबल है AMU. ये लिखी हुई है डेफिनेशन कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी. ये नहीं है सिर्फ कि द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU, बल्कि इसकी अगली लाइन इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है. ठीक है, ये जो कार्बन 12 है उसके एक एटम के मास को अगर 1/12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है. अच्छा, वाई वॉज इट नीडेड का आंसर जो है वो फर्स्ट लाइन है कि mass of an atom is too small to be determined practically, that's why atomic mass unit is needed. Okay, कि एटम का मास, एटम इतना छोटा होता है बिल्कुल एक जरे के जितना कि जो नज़र भी नहीं आता. जो चीज़ नज़र भी नहीं आती हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, कोई तराजू से तो उसको मेजर नहीं कर सकते. दैट्स वाई हमें एटॉमिक मास यूनिट की ज़रूरत पड़ी. कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके हम सारे एलिमेंट्स का मास निकालते हैं. Classify the following to element, compound, mixture. Okay, helium is element, hydrogen H2 है, ये 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए और फिर H2 बना. So H2 is a compound. Next, CO compound, CO2 compound. Okay, water compound, milk mixture, gold element, brass मिक्सचर, आयरन एलिमेंट, स्टील मिक्सचर. ठीक है, स्टील के अंदर आयरन के अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन फिजिकली मिक्स होते हैं, रिएक्शन नहीं होता. आगे जी, इज एटॉमिक मास यूनिट एन ऐसा यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास. यस, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एटॉमिक मास का ऐसा यूनिट है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला. So empirical formula, simplest whole number ratio of atoms present in a compound, and molecular formula,
एक्चुअल, दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। लाइक हमारे पास है जी बेंजीन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, यानी कि वो करेक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है, वो बता रहा है कि बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का है CH, ठीक है। वो सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन की रेशो 1:1 होती है। मींस जितने बेंजीन में कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन ज्यादा है तो हाइड्रोजन कम है, सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। आप एक और डिफरेंस ऐड कर सकते हैं कि यूजुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज यूज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिखेंगे यूजुअली एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शंस, ओके। Next, to differentiate between homoatomic and heteroatomic molecule. Homo means same. The molecules which contain the same type of atom are called homoatomic molecule. And heteroatomic, the molecules which contain different type of atoms are called heteroatomic molecule. For example, homo में आ जाएगा H2, ये एक मॉलिक्यूल है H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उसके अंदर दोनों ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो होमोटॉमिक हुआ। लेकिन हेट्रोटॉमिक एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो वो भी एक मॉलिक्यूल है लेकिन उसमें डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, दोनों हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई वो हेट्रोटॉमिक में आएगा। नेक्स्ट है जी ग्राम फार्मूला मास की डेफिनेशन, ये भी बुक में मेंशन है। व्हेन द फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड द mass of ionic compound when expressed in gram is called gram formula mass, ठीक है। हमेशा फार्मूला मास, फार्मूला यूनिट, ये टर्म यूज होती है आयनिक कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल में भी कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, लाइक NaCl ले लें, NaCl का अगर आप मास निकालते हैं तो वो 58.5 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप इक्वेशन बना के लिखेंगे 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। Okay, how many molecule of water will be present in half mole of water, ठीक है, हाफ मोल में पूछे गए हैं, इसको हम कर लेते हैं। 1 मोल में आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 into 10⁻23 molecules। अब उसने कहा हाफ मोल ऑफ वाटर में कितने होंगे, यानी कि 0.5, 1 का हाफ 0.5 होता है ना, 0.5 मोल ऑफ वाटर अगर हो तो उसमें कितने होंगे, हम 0.5 से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं, (3.01) into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 10⁻23 को कैलकुलेटर के ऊपर नहीं लिखना, आपने सिंपल 0.5 को 6.02 से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻23 वैसे ही नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग डायटोमिक, डाई का मतलब है जिसमें 2 एटम हो, ट्राई का मतलब है जिसमें 3 एटम हो, ट्राइटोमिक भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, पॉलीटोमिक जिसमें 3 से ज़्यादा एटम हो वो पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलें देख लेते हैं, H2SO4 में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन के, यानी कि 4, 5, 6, 7, टोटल 7 एटम है, ठीक है। तो ये हुआ पॉली एटॉमिक, क्योंकि 3 से ज़्यादा है ना, 7, तो पॉलीटॉमिक। इसी तरह हाइड्रोजन है, इसमें सिर्फ 2 एटम है, तो ये हुआ डाई एटॉमिक। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3 एटम है, दैट मीन्स इट इज ट्राई एटॉमिक। HCl में 1 H है, 1 Cl है,
2 एटम है, डायटोमिक। CO में भी 2 है, डायटोमिक। C6H6 में 12 एटम है, पॉलीएटॉमिक। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एक्सप्लेन मोलेकुलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ये आपका लास्ट पेज जो है इस चैप्टर का, उसमें मेंशन है दिस वन, द मोलेकुलरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने इसको ब्रीफ कर देना है। एक्चुअली इसमें ये मेंशन है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, चाहे कोई छोटा सा एनिमल है या हम है पूरा ह्यूमन बीइंग, जितने भी केमिकल्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। दैट मीन्स ये जो पूरी वर्ल्ड है ये मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई उन्होंने टर्म यूज़ की है मोलेकुलरिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तिहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तिहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन वैलेंसी, राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, लॉन्ग क्वेश्चन। सो वैलेंसी जो है बच्चों यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट होती है। इट्स अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की कंबाइन होने की कैपेसिटी कितनी है किसी के भी साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने की कितनी सलाहियत है, वो वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर है जी वैलेंसी। ठीक है, अच्छा, तो ज़्यादातर ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड्स की उसने बात की है। कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी होती है कि कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ एलिमेंट बॉन्ड बना सकता है, या फिर सिंपल एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, जैसे आप नीचे देखें यहाँ पे क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये लाइन जो है वो बॉन्ड को शो करिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड, एक इस हाइड्रोजन के साथ एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है क्योंकि 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 है क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये आप सारे स्ट्रक्चर्स लिखेंगे और साथ मेंशन करेंगे नीचे। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर, तो फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। हाँ, एक ऑक्टेट का वर्ड है। ऑक्टेट का मतलब है कि अपने सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं किसी से या किसी को देने पड़ते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लेता है या देता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि अगर किसी के बाहर वाले शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दैट मीन्स कि उसको चाहिए या तो उसके पास 5 और आ जाए ताकि 8 हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर वो अपने वो 3 जो है वो भी निकाल दे। ठीक है, तो उसके पिछले शेल में तो होंगे ही 8, तो इस तरह भी वो अपना कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह वो एलिमेंट चाहेगा जिसके पास उसके लिए 3 अपने इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू किसी के 5 लेना मुश्किल है, कि 3 निकालना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसलिए वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसीलिए बच्चों जिसके भी 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो सबसे बाहर वाले शेल में, तो वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, निकाल देना चाहता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल दिया कि सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 1 निकालता है,
तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो एक उसकी वैलेंसी है। इसी तरह से मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह एल्यूमिनियम के बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो 3 उसकी वैलेंसी है। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स की बात करें जिनके बाहर वाले शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। सपोज 6 इलेक्ट्रॉन है, अब वो चाहेगा कि 8 होने चाहिए, तो वो 2 किसी से लेगा, बजाय ये कि वो अपने 6 किसी को दे, उसके लिए 2 लेना ज़्यादा ईजी है। तो इसलिए जिनके भी 5 हों या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो बाहर वाले शेल में, तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो लाइक बच्चों नाइट्रोजन है, उसके 5 हैं। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बाहर 5 है, तो वो 3 और लेता है, तो 3 गेन किए, तो 3 उसकी वैलेंसी हुई। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में जितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है। इस तरह ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो 2 उसकी वैलेंसी हुई। क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और 1 ही उसकी वैलेंसी हुई। ठीक है, आगे बताता है रेडिकल है। रेडिकल कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है जिसपे कोई चार्ज होता है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ भी आप लिखेंगे वेरिएबल वैलेंसी के। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। वेरिएबल का मतलब है चेंज होती है, डिफरेंट कंपाउंड में उनकी वैलेंसी डिफरेंट होती है। जैसे आयरन की एग्जांपल दे रहा है, Fe आयरन का सिंबल है Fe। ठीक है, तो FeSO4 के अंदर उसकी वैलेंसी है 2, फेरस सल्फेट है इसका नाम। ठीक है, और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी Fe2SO4 थ्राइस के अंदर वैलेंसी ऑफ आयरन 3 हो गई, चेंज हो गई, फेरिक सल्फेट इसका नाम है। ठीक है, फेरिक सल्फेट में इसकी 3 है, फेरस सल्फेट में 2 है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ उसने बताया कि जनरली लैटिन ग्रीक नेम है एलिमेंट का फेरम। ठीक है, आयरन का ग्रीक वर्ड है फेरम। तो जब लोअर वैलेंसी है तो उसमें OUS लिख देते हैं, एंड पे फेरस बना देते हैं। और अगर हायर वैलेंसी है, जैसे 3 बड़ा है ना 2 से, तो वहाँ पे उसका नाम फेरिक कर देते हैं, IC लगा देते हैं एंड पे। तो ये वैलेंसी वाला है। नेक्स्ट है जी डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, और उनकी एग्जांपल्स लिखें। तो हमारे पास है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हेयर। ठीक है, एटॉमिक नंबर है कि एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन Z से है। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ बताता है कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। यानी जब भी आपको 12 कहा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा मैग्नीशियम की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम के अलावा किसी का एटॉमिक नंबर 12 नहीं है, इसीलिए हम नंबर से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई एटॉमिक नंबर जो है वो स्पेसिफिक होता है, उसे आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। कि जैसे हाइड्रोजन, तमाम हाइड्रोजन के एटम्स जो है उनका एक ही प्रोटॉन है, इसलिए उसका Z1 है। आगे उसने कार्बन की एग्जांपल दिया, उसका 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, सल्फर का 16 है। ठीक है, मास नंबर आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा कर दिया जाए तो मास नंबर कहलाता है। ठीक है, और वो उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर निकालने का तरीका क्या है कि Z एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की तादाद प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद n। ठीक है, तो A इज इक्वल्स टू Z प्लस n। ये उसने कैलकुलेट करके भी दिखाया है, कुछ के मास नंबर ये टेबल में दिए हुए हैं। नेक्स्ट, डिफाइन एन एलिमेंट और क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल। सिर्फ डिफाइन करना है और उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। ये है जी एलिमेंट। कहता है कि पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स नॉन थे और उनके नेम्स लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी सोचा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम इजीली तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंपलेस्ट होते हैं। फिर वो कहता है 19वीं सेंचुरी तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन आज 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, और उसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि कुदरती तौर पे ज़मीन में पाए जाते हैं। बाकी जितने हैं वो इंसान ने खुद डिस्कवर किए हैं। ठीक है,
डिफरेंट तरीक़ों से रिएक्शन करवा के उनको डिस्कवर किया गया, बाद में डिस्कवर किया गया। अच्छा जी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की क्या है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस है जिसके तमाम एटम सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें सारे हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, उसमें कोई ऑक्सीजन क्लोरीन कुछ भी नहीं आ सकता, वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही सारे एटम होंगे। उसके अलावा उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा, हमेशा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। दे कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, सिंपल केमिकल रिएक्शन करवा के इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल होते हैं। इट मीन्स एलिमेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आगे क्लासिफिकेशन आ गई है, एक तो दो टाइप्स हैं इसकी, फ्री और कंबाइंड फॉर्म, दोनों में पाए जाते हैं। फ्री फॉर्म में एलिमेंट्स पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन की फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे उसने बताया कि अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस हैं जो नीचे बताई हुई हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है, या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड या गैसेस होंगे। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड होते हैं, लाइक सोडियम, कॉपर, जितनी भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल की सारी सॉलिड हैं, ठीक है। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड भी होते हैं, लाइक मरकरी है एंड ब्रोमीन है। उसके अलावा बहुत ही कम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादातर जो मैटर है वो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा वो कहता है कि प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट्स की तीन टाइप्स हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है, और 80% एलिमेंट्स मेटल हैं, ठीक है। तो ये एक 3 तरह से टाइप्स बताती हैं, एक फ्री और कंबाइंड स्टेट, एक सॉलिड लिक्विड गैस और एक मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। ये यहाँ तक ही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला इन डिटेल, तो वो हमारे पास आता है। हाँ जी, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है एटम्स की इन अ कंपाउंड, ठीक है, और ये हम परसेंटेज कंपोजिशन से वैसे तो निकालते हैं, ठीक है। एग्जांपल है सिलिका की सैंड, उसके अंदर 1:2 होती है सिलिकॉन की ऑक्सीजन की, उसका फार्मूला है SiO2। इसी तरह ग्लूकोज की सिंपलेस्ट रेशो है 1:2:1 CH2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। वैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, ठीक है, लेकिन 6, 12 और 6 तीनों ही 6 के टेबल पे जाते हैं, 6 1 6 6 2 12 6 1 6, तो इसलिए अगर हम सिंपल रेशो लिखें तो CH2O बनती है कि 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। फिर है जी आयनिक कंपाउंड्स की बात करता है कि आयनिक कंपाउंड तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो हैं उनका सिंपलेस्ट यूनिट हो तो उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। यानी बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, लेकिन आयोनिक कंपाउंड के अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो की बात हो रही है तो उसे फार्मूला यूनिट कहेंगे, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये इसका फार्मूला यूनिट है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही इसका फार्मूला यूनिट है, और वह है उसमें 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन होते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी, मॉलिक्यूल्स वो फार्मूला जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, एक कंपाउंड में कितने एटम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, इससे साफ पता चल रहा है कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला इस तरह से रिलेटेड, यानी फार्मूला है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय स्मॉल n, ठीक है, n 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। जैसे बेंजीन है C6H6, दोनों 6 के टेबल पे जा रहे हैं, C6 1 the 6 6 1 the 6, तो हम इसको अगर 1 1 लिखें तो CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, लेकिन ये 6 की वजह से बना है ना, तो 6 जो है वो n है, n की वैल्यू 6 है, ठीक है। यानी यहाँ अगर हम n की जगह 6 पुट कर दें और एम्पिरिकल फार्मूले की जगह CH लिख दें, तो 6 को जब CH से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C6H6, तो जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है यहाँ पे उसने डिफरेंट के दिए हुए हैं, जैसे H2O2, 2 के टेबल पे दोनों जा रहे हैं, 2 1 2 2 1 2, तो HO उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। इसी तरह ग्लूकोज दिया हुआ,
लास्ट में उसने लिखा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, जैसे वाटर है H2। अब ये 2 है, वो 1 है, किसी टेबल पे नहीं जा रहे 1, ठीक है, इसलिए वो H2O जो है ना एक ही टेबल पे नहीं जा रहे, तो इसलिए H2O उसका एम्पिरिकल भी है, मॉलिक्यूलर भी है। इस तरह HCl भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। सो ये आपके पेपर की डिस्कशन हो गई कंप्लीट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।